and graph in economics. Now we have seen the meaning of diagram and graph. Now we are going to see how these both are important in economics. Now economics means in economy में बहुत सारे events होते हैं. उस events को अगर diagram में graph में present किया जाए, so it will be quite easy for persons to understand what is going around them. ओके सो ये एक इम्पॉर्टेंट है मेन, जिसके लैंग्वेज बैरियर्स है, जिसको कोई वर्डिंग्स नहीं समझ में आती, लैंग्वेज नहीं समझ में आती, उनके लिए पिक्चर देख के समझा दो तो उनको इजीली समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली इकोनॉमी में क्या हो रहा है, राइट. सो वी आर गोइंग टू सी नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्पेशली. फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंटेशन. हमने देखा डायग्राम और ग्राफ क्या है, सिंपल है. जितना हम वर्डिंग्स में आप लोग आंसर लिखते हो, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है, ग्राफ बनाने में टाइम कम लगता है जितना आंसर लिखने में टाइम लगता है, राइट स्टूडेंट्स. सो ग्राफ डायग्राम अगर ड्रॉ किए जाते हैं तो टाइम भी बचता है और मार्क्स भी आप लोगों को ज्यादा मिलते हैं, राइट स्टूडेंट्स. सो सिंपल प्रेजेंटेशन है. presentation देखा जाए very simple and you can say marks fetching also. So in study also, the study of subject of economic which is received as difficult and complicated becomes easier by way of diagram and less confusing by way of graphs also. जब भी diagram और graph में कोई चीज बना दी गई तो economics के इतने सारे जो difficult concept हैं, जो complicated concepts हैं, वो बहुत easy बन जाते हैं. So next one now, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स. अगर किसी की हिस्ट्री ट्रेंड्स जानने हो कि अब तक का प्रॉफिट इस कंपनी का क्या हुआ है, सो अगर उन लोगों ने ग्राफ में प्रेजेंट कर दिया 2001 से लेके 2020 तक, 2010 से लेके 2020 तक का उनका कितना कितना प्रॉफिट है इंडिविजुअल ईयर्स में, सो विद द वे ऑफ ग्राफ बोल सकते हैं, समझना इजी हो जाता है कौन से ईयर में प्रॉफिट ज्यादा था, कौन से ईयर में प्रॉफिट कम हुआ, कौन से ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ. सो इकोनॉमिक ट्रेंड जानना हो उसके लिए भी डायग्राम ग्राफ के थ्रू बहुत इजी हो जाता है. लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन नाउ. ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक parameters over various years can be observed through a single diagram and graph. एक डायग्राम ग्राफ बना दो, various years का 10 years का इंफॉर्मेशन देखना है, 50 years का इंफॉर्मेशन देखना है, so easily हम लोग various years का इंफॉर्मेशन देख भी सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं. So we can see trends can be easily viewed, easily observed, easily understand by way of graphs. Next one, third one, changes understand in the various sectors. So many sectors are there, education sector, communication sector, बहुत सारे various sectors हैं इकोनॉमी में, उनमें किसमें चेंज हुआ ज्यादा. So we can observe with the help of diagram and graph. दिखा दो इसका ये change हुआ है, so changes can be easily observed by way of diagrams and graph. Explanation: changes of occurring in various sectors of economy can be understood easily with the help of, you can say, diagram and graph. जो भी changes हो रहे हैं, किस में भी चेंजेस हो रहे हैं, इजीली समझ में आ जाता है अगर लिखने की जगह डायग्राम ड्रॉ किया जाए या ग्राफ ड्रॉ किया जाए उसका. टू मेक द कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल देखो दो कंपनीज हैं, दो कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस का हमने 5 इयर्स का इंफॉर्मेशन लिया, तो कंपैरिजन कर सकते हैं किस कंपनी को कौन से ईयर में प्रॉफिट हुआ, कौन से ईयर में लॉस हुआ, तो वो कब कर सकते हैं. कंपैरिजन इज पॉसिबल बट व्हेन वी आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डिजाइंस, डायग्राम्स, और बोल सकते हैं ग्राफ किसी भी कंपनीज के अवेलेबल होने चाहिए. किसी स्कूल का बोल सकते हैं 10th-12th का रिजल्ट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, दो स्कूल के बीच में 5 इयर्स का रिजल्ट, ओके, HSC SSC का रिजल्ट, कंपैरिजन इज पॉसिबल बट व्हेन, जब भी ग्राफ्स ड्रॉ होंगे तो कंपैरिजन किया जाएगा, अदरवाइज जो लिखा हुआ वर्डिंग से वो सबके लिए बोरिंग हो जाता है और पूरा इतना मटेरियल कोई भी रीड नहीं करता है. फाइन स्टूडेंट, सो कंपैरिजन कैन बी इजीली डन. कमिंग टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन नाउ. Comparison can be easily drawn from the distribution of some economic parameters between different groups of classes, religion sector as well as the time period. Time के हिसाब से, different groups के हिसाब से, different companies के हिसाब से, classes के हिसाब से हम लोग comparison कर सकते हैं easily. कब? जब कोई हमारे पास parameters, कोई हमारे पास graph, diagram होगा, उसके basis पे हम लोग comparison कर सकते हैं. Next, टाइम एंड एनर्जी कैन बी सेव्ड. नाउ क्या होता है इसमें, टाइम बच जाता है, एनर्जी भी बच जाती है. एनर्जी कैसे बचती है, जब हम रीड करने बैठते हैं किसी का रिपोर्ट,
सो कितना टाइम लग जाता है हम लोगों को, ओके, और एनर्जी भी हमारी वेस्ट हो जाती है। और सिंपल अगर ग्राफ देख लिया हमने सो बहुत ईजी हो जाता है। चलो देख, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं HSC का रिजल्ट आया, सो मैं वर्डिंग्स में अगर लिखने जाऊँ तो टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने में से परसेंटेज सबका लिखने बैठूंगी तो मेरे को एक एक का परसेंटेज देखना होगा। अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया कि सपोज क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, और उनका ही मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो इजीली हाईएस्ट नंबर दिखेगा, लोएस्ट दिखेगा, 50 वाले कितने, 40 वाले मैं काउंट कर सकती हूँ इन फिंगर्स, यू कैन से, है ना। बट अगर मैंने रिपोर्ट लिखा, वर्डिंग्स में लिखा, तो उसको टीडियसली मेरे को रीड करना होगा, उसमें मार्क करना होगा कितने 50 में आ रहे हैं, कितने 60s में आ रहे हैं, कौन हाईएस्ट है, कौन लोवेस्ट है। तो अगर इस जगह पे ग्राफ बना हुआ मेरे को मिले तो इजीली मैं उसको एनालिसिस भी कर सकती हूँ, मेरा टाइम एनर्जी बच जाएगा। सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन नाउ। इट इज सीन many aspects of economics which are found difficult are presented through diagram and graph that saved time and efforts of presenter as well as the reader also। दोनों का टाइम और मनी जो है, एनर्जी है, वो सेव्ड हो जाएगा, जो प्रेजेंट करने वाला है बंदा उसका भी, और जो रीड करने वाला बंदा है उसका भी, दोनों का टाइम एनर्जी सेव हो जाता है। लास्ट वन, टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ short, or you can say difficult concept, though the concepts are short only but they are difficult, principles of economics are easily understood with the help of diagram and graph. For example, concepts of expansion and contraction of demand, price elasticity of demand and supply made easier by the way of pictures, by graphs or by diagrams, you can say। आप लोगों ने 11th में बहुत सारे concepts किए थे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोल सकते हैं 11th का इकोनॉमिक्स लिटिल बिट वाज डिफिकल्ट बिकॉज it was based on graphs, diagrams, formulas, deep concepts, you can say। so यहाँ पर भी वो सब concepts क्या थे, difficult concept थे। though the concepts were difficult, उनको easy अगर समझने के लिए हम लोगों ने क्या सीखे थे, वहां पे छोटे छोटे डायग्राम सीखे थे, शेड्यूल सीखे थे, देन कर्व्स सीखे थे। so उसकी वजह से क्या हो गया था, मार्क्स फेच करना भी इजी हो गया था और समझना भी इजी हो गया था, राइट स्टूडेंट्स। सो कितने भी डिफिकल्ट कंसेप्ट हैं, अगर उनको डायग्राम और ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया जाए, समझाया जाए, तो वो इजी बन जाता है, ठीक है। So these all were what you can say, these all were the importance of diagram and graph in economics। first point was simple presentation, presentation simple हो जाता है। इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स अगर जानना हो तो इजी हो जाता है। चेंजेस वेरियस सेक्टर में कहाँ कब हुए, कैसे हुए, वो भी हम लोग जान सकते हैं। कंपैरिजन कर सकते हैं, टाइम एनर्जी भी सेव हो जाता है, रीडर का और प्रेजेंटर का, दोनों का। अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के कितने भी डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डायग्राम्स एंड ग्राफ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग एंड डायग्राम्स। हमने देखा कितने इंपॉर्टेंट है डायग्राम एंड ग्राफ, बट उसके लिए कुछ एस्पेक्ट्स है, एस्पेक्ट्स, और क्वेश्चन आ सकता है पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन माइंड व्हाइल ड्राइंग एंड डायग्राम। जब भी डायग्राम ड्रॉ किया जाता है सो उस टाइम पे कौन सी बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। सो व्हाइल मेकिंग एन डायग्राम एंड ग्राफ, फॉलोइंग एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड इन माइंड drawing while drawing a pictures। let us see which are they। first one, choose the type of the diagram and graph। now see, जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं पहले तो क्वेश्चन को हमको रीड करना होता है कि कौन सा ग्राफ बनेगा, इधर बार बनेगा, बार में भी मल्टीपल बनेगा, डिवाइडेड बनेगा, पाए बनेगा, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शंस में से हमको राइट चॉइस हमको पिक करना है कि इस क्वेश्चन के लिए तो सिंपल बार विल गो, और इस क्वेश्चन के लिए मल्टीपल विल गो और डिवाइडेड विल गो। सो हमको वो डिसाइड करना होगा। राइट टाइप ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ यूज टू मेक द पिक्चर्स मोर इफेक्टिव। ओके, अगर हम लोगों ने टाइप अच्छा सिलेक्ट किया, राइट टाइप सिलेक्ट किया, तो हमारा जो पिक्चर जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है वो ज्यादा इफेक्टिव बनेगा। नेक्स्ट वन, certain type of data can be presented in bar diagram as well as the pie diagram, and the user must make the right choice to make the pictures more effective। so उसको more effective के लिए मेरे को right choice करना होगा कि कौन सा बार डायग्राम बनेगा, मल्टीपल, डिवाइडेड, पाई। ओके, सो राइट टाइम पे मेरे को राइट चॉइस करना होगा कि कौन सा डायग्राम इसमें बनाना है। देन नेक्स्ट वन, क्लैरिटी, अ पिक्चर मस्ट लुक नीट एंड क्लीन, डिफरेंट कलर्स और शेड्स मस्ट बी यूज्ड टू
make it attractive. Now डायग्राम पिक्चर्स जितना नीट एंड क्लीन होंगे उतना अच्छे लगेंगे, उतने समझ में आएंगे. कलर्स यूज कर सकते हैं, शेडिंग्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन यूज कर सकते हैं. हमने डिवाइडेड बार डायग्राम में 11th में देखा था, डिफरेंट डिफरेंट शेडिंग्स यूज करते थे हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट बोल सकते हैं डिजाइन यूज करते थे स्लॉट्स दिखाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये जो स्लॉट है ये इसका है. सो कलर भी हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं, डिजाइन भी यूज कर सकते हैं, इंटरनल डिजाइन टू मेक इट अट्रैक्टिव. देन थर्ड पॉइंट, स्केल्स एंड मेजरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपने देखा होगा ग्राफ में स्केल मेजरमेंट लिखना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट था. सो स्केल लेने भी आना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए. स्केल की वजह से डायग्राम बहुत छोटा नहीं बनना चाहिए एंड बहुत बिग भी नहीं बनना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स. सो स्केल शुड बी एन अप्रोप्रिएट मेजर की होनी चाहिए, सो दैट द डायग्राम शुड नॉट बी टू शॉर्ट और इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग. So scale and measurement to make the picture look appropriate in size, scale must be in accordance with the data. Data के हिसाब से numbers कैसे हैं उसके हिसाब से मेरे को size लेना होगा, scale लेना होगा, right? Next, fourth point, representation of the axis. Both the axis of the diagram and graph must be represented with the appropriate details of the axis. जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर रिप्रेजेंट नहीं किया एक्सेस को तो उसकी भी मार्क्स जाएगी. 3-4 बातें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था 11th स्टैंडर्ड कि ये ग्राफ में होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वाज हेडिंग शुड बी रिटन ऑन द टॉप. एक हेडिंग होना चाहिए, स्केल लिखा हुआ होना चाहिए. दूसरा, एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है. अगर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है इसकी भी मार्क्स जाती है, राइट स्टूडेंट्स. और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस भी होना चाहिए कि कौन से एक्सिस पे आपने क्या लिया है. नेक्स्ट वन ना, फिफ्थ वन, डाटा टेबल एंड सोर्सेज ऑफ डाटा. डाटा टेबल कि ये एग्जैक्टली टेबल्स में है, ओके. सोर्सेज ऑफ डाटा, आपने कहाँ से लिया ये डाटा. जो भी डाटा का आपने ग्राफ बनाया है, डायग्राम बनाया है, मेक इट श्योर आपकी जो मेहनत है वो पानी में नहीं जानी चाहिए. सो हमको देखना होगा कि इसका सोर्सेज कहाँ से. आइदर ये जो मिसलीडिंग फिगर्स तो नहीं है, जो फिगर्स दिए गए हैं मेरे को वो फिगर सही है कि नहीं वो मेरे को चेक करना चाहिए, ताकि जो मेरी मेहनत ड्रॉ करने की है वो ऐसे ही नहीं जाए. डायग्राम एंड ग्राफ मस्ट बी accompanied by the data table from which they have been created, and by mentioning the sources of data, pictures becomes more reliable and authentic. ऑथेंटिक मीन्स जिसमें हम रिलाय कर सकते हैं 100%, ओके. सो जब भी ड्रॉ करने जाए हम लोग, देखो टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्वेश्चन आता है दैट इज ऑथेंटिक ओनली, बट जब भी मार्केट में कोई चीजें ऑब्जर्व करके और उसका ग्राफ बनाया जाता है, सो मेक इट श्योर कि वो जो डाटा है वो कंपनीज के थ्रू रिलायबल इंफॉर्मेशन, रिलायबल सोर्सेज से आया है. अब किसी ने अपनी मन मर्जी से फिगर्स लिखे तो नहीं है. श्योर हो जाने के बाद ही हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, तो ही वो ऑथेंटिक एंड रिलायबल बनता है जिसपे हम लोग रिलाय कर सकते हैं, राइट. लास्ट वन, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डाटा. ना सी कौन सा मेथड उन लोगों ने लिया था. मेथड्स हमने देखे थे, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, देन एन्यूमरेटर मेथड, क्वेश्चनर मेथड, इतने सारे मेथड्स हैं. सो बिफोर यूजिंग द डाटा, बिफोर मेकिंग द पिक्चर्स, डायग्राम और ग्राफ्स, वी हैव टू मेक इट श्योर कि उन लोगों ने कौन सा मेथड यूज किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, बिकॉज प्राइमरी मेथड इज गुड, direct method is good, on which we can rely 100%. So first of all we have to check whether which method they have been used. Let us see the explanation now. When the pictures is not drawn from self-explanatory data but it is drawn from the data simplified with the statistical formulas, it is appropriate to state the statistical method briefly. Okay, right. जब भी हमने simplify करके ready करने के लिए ready हो गए कि हम लोग ये ग्राफ बना देंगे, और वो जो ग्राफ है वो statistics के formulas पे based है, और ये जानना जरूरी है कि कौन सा मेथड इन लोगों ने लगाया है जिससे इन लोगों ने इंफॉर्मेशन ली गई है, right students. So till here up to we have done which topics. We have done introduction first, then we have done meaning of diagram. In that we have done that example is more utmost important, you can say. This is of the discrete frequency distribution. Then we have done graph. In that 4 to 6 points we have done. Then we have seen the example of continuous frequency distribution. After that we have seen importance of diagram and graph in economics. In that we have done 6 head points. After that we have seen aspects to be considered while drawing a diagram. In that also we have seen 6 head points. कितना important है, okay, diagram and graph.
इन इकोनॉमिक्स. एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन कि कौन से एस्पेक्ट्स, कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए while making diagram and graph. One homework I have given you in this that you are supposed to write the difference between diagram and graph of 2 marks, that means 4 points. वो आप लोगों को easily introduction में से मिल जाएगा, but make an habit to write by your own कि खुद से आप लिख सको with this explanation. If it is not possible then I'll give you, but first you should try to write the difference between you can say diagram and graph. और ये सब notes के PDF I'll send. You have to write, you have to complete in your notebook. Thank you students.